अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शानी और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको ब्रीफ करूंगा कि किस तरह से आप डेटा ड्रिवन क्रिएटिव और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग के थ्रू अपना रिटेंशन रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह से कस्टमर्स में इस साइंस के थ्रू अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मैंने इस सारी आज की ट्रेनिंग को डिज़ाइन थोड़ा सा किया है ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, बिकॉज मेरा पर्सनल बिलीव क्या रिसर्च भी ये कहती है कि साइंस अकेली कुछ भी नहीं है जब तक वो ह्यूमन टच के साथ अवेलेबल ना हो। डेटा हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अगर ह्यूमन टच नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन टच एंड फ्रेंडशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको मैंने स्टडी किया और फिर मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर, बिकॉज मैंने ये सोचा कि ब्रांड भी तो आखिर कंज्यूमर का एक दोस्त ही है, या अगर दोस्त नहीं भी है और ब्रांड नहीं समझता अपने आप को दोस्त, तो फिर भी ब्रांड को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया और डिजिटल एज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड अपने आप को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करे अपने कंज्यूमर का, ताकि उसकी रेलेवेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। सो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा दोस्ती का, और जब दोस्ती का कॉन्सेप्ट पकड़ा तो मैंने दोस्ती को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। एक तो दोस्ती वो टाइप है जिसको मैंने नाम दिया एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप का। एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप है क्या? हम सब ने एक्सपीरियंस की होती है और आई एम श्योर कि आप सब ने भी अपनी ज़िंदगी में एवरलास्टिंग दोस्त बनाए होंगे जो कि आज तक भी आपके दोस्त होंगे। मेरे नज़दीक ये वो दोस्त हैं कि जो आप स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप नए नए जाते हैं और आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, वो बिल्कुल आपको अपनी तरह के लगते हैं और you feel that they actually walk your way, they talk your way, they wear clothes like you, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनती है कि आप हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। और चाहे आप मरने भी वाले हो जाएं, यानी कि आप बुढ़े भी हो जाएं और बीच में से एक दो दोस्त लुढ़क भी जाएं, तो फिर भी पूरे का पूरा गैंग जो है वो इकट्ठा रहता है। सो मैंने इस टाइप की दोस्ती को नाम दिया एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप। इसके साथ साथ मैंने एनालिसिस किया कि एक टाइप की दोस्ती ये भी है कि जिसके अंदर आप एक ग्रुप के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो सारा ग्रुप एक तरह का होता है और आप जो है उस ग्रुप में जो है ना वो शामिल वाजा बन के एक बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। लगता आपको यही है कि यार ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपकी इनिशियली एक दोस्ती हो भी जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पता चलता है कि यार ये आपकी मतलब की बात नहीं करते, या ये जो भी बात करते हैं ना ये अपनी करने की कोशिश करते हैं, आपको इतनी वैल्यू नहीं देते। सो ये वो दोस्ती की टाइप है जो कि एक्चुअली टेम्परेरी है और बहुत जल्द ही आप इस दोस्ती की टाइप से निकल जाते हैं। सो एक हो गई एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप और एक हो गई टेम्परेरी फ्रेंडशिप, और मैं हो सकता है 3600 किस्म की और फ्रेंडशिप्स हों, लेकिन ये मेरा अपना एनालिसिस है कि मेरे नज़दीक एक्चुअली दो तरह की ही फ्रेंडशिप्स हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को शायद आप लोगों ने देखा हो, बहुत सारे लोग जो है वो इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, आई एम श्योर। ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट। ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो दोस्त एक जैसे कपड़े पहनते हैं जिस दिन भी, और या उनके कलर मैच हो रहे हो, या कोई पैटर्न मैच हो रहा हो, या उनका ब्रांड मैच हो रहा हो, तो उसको हम, ये जो यंगस्टर्स हैं आप लोगों की तरह के, आप लोग इसको ट्विनिंग कहते हैं। सो मैंने ट्विनिंग के कॉन्सेप्ट को पिक किया कि ट्विनिंग जिस दिन होती है आपके अपने फ्रेंड के साथ या किसी कुलीग के साथ या किसी भी इंसान के साथ, तो आपको कितना मज़ा आता है उस दिन, और आपको लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि यार ये तो कपड़े भी मेरे जैसा पहनता है और ये तो इसका बात करने का तरीका भी ऐसा मेरे जैसा है, इसका मजाक भी मेरे जैसा है। सो मैंने ये सोचा कि यार ये जो ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट है कि दो दोस्त एक दिन ट्विन करते हैं और उनको बहुत मजा आता है और वो और करीब फील करते हैं। सो ब्रांड्स ट्विन क्यों नहीं कर सकते कंज्यूमर के साथ? सो मैंने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ा कि ये ह्यूमन टच क्रिएट किया जाए कि कोई ब्रांड हो और वो हर कंज्यूमर को ये लगे कि वो उसके साथ ट्विन करता है। अब चैलेंज उसके अंदर डेफिनेटली ये आता है कि ब्रांड के अंदर तो तरह तरह के कंज्यूमर्स हैं, मैस ब्रांड्स खास तौर पे, बिकॉज मुझे तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े मैस ब्रांड्स के साथ ही काम किया हमेशा। सना सफीनास के साथ, निशात लिनन, खाड़ी, गुल अहमद। सो जितना मेरा एनालिसिस था वो मैसेस का था। सो मेरे सारे ब्रांड्स की टारगेट ऑडियंस बहुत वाइड होती थी हमेशा। सो अब 3.5 लाख 4 लाख ऑडियंस का एक ब्रांड है और मेरे जहन में ये चल रहा है कि यार कॉन्सेप्ट ये है कि इसको ट्विन कराना है कंज्यूमर के साथ। अब मैंने उसका सोल्यूशन जो निकालना था
हुआ ये कि 2017 में नीलसन एक बहुत पॉपुलर एजेंसी है दुनिया की जो कि सर्वेस कंडक्ट करती है। उस एजेंसी की एक रिपोर्ट आई 2017 में। अब मैं ऑलरेडी इस साइंस के ऊपर काम कर रहा था कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक जो है वो एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन किया जाए, किस तरह से कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल बनाया जाए। अब हुआ ये कि ये स्टडी मेरे सामने से गुजरी और इस स्टडी के मुताबिक ये कहती है कि creative has 47% contribution in a conversion through any ad which used to be 66% as per their study in 2006। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी एक परचेज जो कि इश्तिहार को देख के यानी कि एड को देख के कोई कंज्यूमर करता है, उसमें क्रिएटिव का किरदार जो है वो 2006 में 66% होता था। और साइंस यानी कि जो आर्ट के अलावा के जो सारे एलिमेंट थे, मैं उनको कलेक्टिवली साइंस कह रहा हूँ, यानी कि साइंस 44% होती थी। मीडिया भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, उसमें टेक्निक भी इंक्लूडेड है, मीडियम भी इंक्लूडेड है। सो बट 2017 में जब उन्होंने ये स्टडी की तो 47% आर्ट का कंट्रीब्यूशन रह गया और 53% साइंस ने ओवरकम कर लिया। यानी कि अब आप अगर अपने जहन में लाएं कि 2013 से जब सोशल मीडिया का बूम शुरू हुआ तो डेफिनेटली आर्ट या क्रिएटिव की वैल्यू इतनी नहीं रही, बिकॉज थोड़ा बहुत हल्का क्रिएटिव भी होता है तो चल जाता है, क्योंकि इंसान की रीच बढ़ गई, नंबर ऑफ इंप्रेशंस बढ़ गए आपकी एडवर्टाइजिंग के। बट हुआ क्या कि 2017 तक ग्लोबली सोशल मीडिया सैचुरेशन भी शुरू हो गई। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे टॉप लाइन ब्रांड और बहुत सारे पाकिस्तान के अच्छे मिड साइज ब्रांड्स भी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग शुरू कर चुके हुए थे 2017 तक। लेकिन अगर आप सब नोटिस करें या अगर आपके जहन में आए 2017 का दौर कि आहिस्ता आहिस्ता जो बूम आया था ना पाकिस्तान की रिटेल के अंदर भी और पाकिस्तान में बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर भी, वो 2013 से 2017 तक आया। और 2018 से ऑनवर्ड हर दूसरी कंपनी को, हर क्लाइंट से हमने ये सुनना शुरू किया कि यार कुछ ब्लॉक सा हो गया बिजनेस। जो पहले बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आई थी लेकिन अब कुछ ब्लॉकेज सी है, जिसको मैं पंजाबी में हमेशा ये कहता हूँ कि बिजनेस को ना डक्का लग गया। तो वो जो डक्का लग गया असल में वो टेक्निकली दुनिया ने उसको क्रैक पहले से कर लिया था 2017 तक, बिकॉज जितनी भी मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे किया, जितनी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की, वो सारी की सारी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मार्केटिंग की तरफ उनका रुख हो गया था। और सॉफ्टवेयर ऐसे बनने लग गए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मार्केटिंग करना शुरू हो गए, मशीन लर्निंग के बेस के ऊपर, यानी कि डेटा ड्रिवन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। सो हमें बहुत ज़बरदस्त मौका मिला इसी दौरान इस सारी चीज़ को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ टेस्ट करने के लिए। सो उसका भी मैं जिक्र आगे तफसील से करूँगा। अब देखते ये हैं कि हमने एक्चुअली इस सारे जो बहुत मैस किस्म की ऑडियंस है, जो कि मैंने आपको ये दिखाई कि बहुत 3.5-4 लाख कंज्यूमर के साथ ट्विन कैसे किया जा सकता था, तो हमने फिर फाइनली क्रैक ये हुआ कि यार ये एक्चुअली खाली आर्ट नहीं है, इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है और वो साइंस है डेटा ड्रिवन होने की। सो उस प्रोसेस को हमने किस तरह से अडॉप्ट किया, वो प्रोसेस हमारा क्या था, अब मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। ओके जी, तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने डेटा एनालिसिस किया। सबसे पहले हमने ब्रांड का जिस टच पॉइंट के ऊपर ब्रांड के पास डाटा मौजूद था कस्टमर का, हमने वो सारा डाटा इकट्ठा किया, चाहे वो ऑफलाइन था, स्टोर्स के ऊपर बायर्स का था, ई कॉमर्स का था, सोशल मीडिया पे था, जिस टच पॉइंट पे, चाहे फ़ोन नंबर, चाहे ईमेल आईडी, जिस तरह का डाटा था, हमने उस सारे डाटा को एक जगह पे इकट्ठा किया। फिर उसका डाटा एनालिसिस किया। डाटा एनालिसिस करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप किया सेगमेंटेशन का। उस पूरे डाटा को हमने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कन्वेंशनली क्या होता है कि इस सेगमेंट को परसीव किया जाता है, ब्रांड सोचते हैं कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो ये सारी टारगेट ऑडियंस है। ये जो आप एक क्लटर देख रहे हैं, जनरली कन्वेंशनली बहुत सारे ब्रांड्स आज भी 2020 में भी समझते हैं कि यार ये मेरी ऑडियंस है। उन्होंने ये सेगमेंट डिफाइन किया होता है कि यार औरतें, मर्द, इन शहरों के इस एज ग्रुप के हमारे ऑडियंस है। हमने क्या किया कि हमने ना सिर्फ उस सेगमेंट को जब डाटा एनालिसिस करने के बाद इसकी डिटेल निकाली तो पता ये चला
कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी बायर है वो इस टाइम पे यानी कि 2016-17 में भी वो मेजॉरिटी ऑफ दैट बायर वाज मिलेनियल, और मिलेनियल का अपना एक सर्टन बिहेवियर है, एडवर्टाइजिंग से रिएक्ट करने का, सर्टन टाइप का कंटेंट है जो कि मिलेनियल्स को पसंद है, सर्टन टाइप का बिहेवियर है कि वो इश्तिहार को क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। सो हमने सेगमेंटेशन की और उस सेगमेंटेशन की फर्दर टीयर्स में उसको डिवाइड किया, डेमोग्राफिक सेगमेंट्स में, जियोग्राफिक सेगमेंट्स में और अबव ऑल साइकोग्राफिक सेगमेंट्स के अंदर। अच्छा, जब हमने डेमोग्राफिक एनालिसिस किया तो पता ये चला कि दो तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जो कि करंटली हमारा बायर है मिलेनियल, और दूसरा वो ग्रुप है जो कि हमारे ब्रांड के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करता है लेकिन वो फ्यूचर बायर है, यानी कि जनरेशन जी, जो कि मिलेनियल से भी अगली जनरेशन है। आज के दौर में अगर आप देख लें तो कोई भी ऐसा लड़का लड़की जो कि 24 साल तक जिसकी एज है, सो वो जेन जी कहलाती है। सो जेन जी का जब फर्दर एनालिसिस किया तो पता ही चला कि ये तो बहुत ही हाइपर पर्सनलाइज्ड किस्म की पर्सनैलिटी रखने वाले जनरेशन है। ये तो अगर 4 लोग जेन जी से बिलोंग करते हैं और एक क्लास में हैं तो वो अपने आप को ये नहीं कहते कि हम एक सेगमेंट है, वो हर कोई अपनी इंडिविजुअल इंस्टाग्राम की फीड बनाने की कोशिश में है कि उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप हो। उस डेटा एनालिसिस से ये पता चला कि आपको सिर्फ इस तरह के सेगमेंट और इस तरह के सेगमेंट की जरूरत नहीं है अब के दौर में, आपको बल्कि हाइपर पर्सनलाइज्ड पर्सोनास डेवलप करने की भी जरूरत है। सो हमने फिर उसका फर्दर एनालिसिस करके हमने पर्सोना बिल्डिंग की, इसको कहते हैं पर्सोनास बिल्ड करना। यानी कि फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक एज ग्रुप हम कंसीव कर लेते हैं कि डीएचए में रहने वाली, लाहौर डीएचए में रहने वाली 16 से 22 साल की लड़कियां। तो अब कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग में सिर्फ इतना सेगमेंट डिफाइन किया जाता है कि डीएचए हमारी टारगेट ऑडियंस है, वहां पे रहने वाली लड़कियां जो कि 16 से 22 साल की लड़कियां हैं वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। हालांकि ये जो जनरेशन है इसके अंदर, उसी ग्रुप के अंदर हर लड़की की अपनी पर्सनैलिटी है। वही डीएचए में रहने वाली लड़की मॉडर्न भी हो सकती है, उसी में जो है वो कोई बहुत ही क्लासिक किस्म की लड़की भी रह सकती है, कोई बहुत कंजर्वेटिव लड़की भी हो सकती है, कोई ग्लासेस लगाने वाली लड़की होगी जो जिसके करली बाल हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज की लड़कियां। अब रिसर्च ये बताती है कि ये जो जेन ज़ी है ये हर लड़की अपनी टाइप की एक इंस्टाग्राम की वॉल बनाती है और इसको दूसरे की वॉल इतनी अच्छी नहीं लगती, या लगती भी है तो वो उसको अप्रिशिएट करती है, लेकिन वो ये समझती है कि यार मेरी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। सो अब चैलेंज ये था कि इसमें से हर पर्सोना को आपने हाइपर पर्सनलाइज्ड टारगेट करना है। सो उसके लिए हमने क्या किया, अगला स्टेप हमारा था कंटेंट मार्केटिंग फ्रेमवर्क फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग एंड रिटेंशन। हमने हर पर्सोना के लिए उसका एक फ्रेमवर्क डेवलप किया कि ब्रांड की टोन एक स्पेसिफिक पर्सोना के लिए क्या होगी, ब्रांड की जो ट्रस्टवर्दी कंटेंट हमने बिल्ड करना है वो मुख्तलिफ पर्सोनास के लिए कौन सा कंटेंट बिल्ड करेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा और उसको ये लगेगा कि यार ये मेरा क्लोज फ्रेंड है या ये मेरा दोस्त है या मेरे जैसा है। सो अगले स्टेप में हमने फिर प्रैग्मेटिक कंटेंट डेवलप किया उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो कि बहुत एक्सटेंसिव डिजाइन किया गया था। अभी इस स्टेप के ऊपर थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं और ताकि आप इसके साथ रिलेट कर सकें। समझें कि ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मुख्तलिफ टाइप की पर्सनैलिटीज की लड़कियां हैं और अब टारगेट ये है कि हर लड़की के साथ ब्रांड ने ट्विन करना है। तो इसका मतलब है कि हर लड़की के मतलब का कंटेंट उसको दिखना चाहिए, फिर ही ट्विन कर सकेंगे। सो हर लड़की के साथ कैसे ट्विन करना है उसका एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म का फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया कि किस तरीके से कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो उसके मतलब के होंगे, कौन से विजुअल इस्तेमाल होंगे तो उसके मतलब के होंगे, कौन सा कंटेंट की टाइप होगी तो उसके मतलब की होगी। सो नेक्स्ट फेज के अंदर हमने प्रैग्मेटिक कंटेंट डेवलप किया कि वो जो फ्रेमवर्क था जो कि ये कहता था कि यार ये इतना बड़ा सेगमेंट है, उसके अंदर इतने पर्सोनाज हैं, अब हर पर्सोना के मतलब का कंटेंट डेवलप करना है आपने। सो ये एक एग्जांपल है। हो सकता है कि कोई बहुत क्लासिक किस्म का हो, उसको ये ऑप्शन डी अच्छी लग रही हो सकता है कि कोई पर्सोना जो है वो बड़ा कंटेम्प्रेरी क्लासिक हो, उसको ये बी अच्छा लग रहा हो सकता है कि कोई बहुत बोल्ड लेआउट पसंद करने वाला हो, कोई हो सकता है कि बड़ा मॉडर्न किस्म का लेआउट पसंद करने वाला हो।
सो हर पर्सोना के लिए एक ही कम्युनिकेशन को अडेप्ट किया गया। इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक कंटेंट डेवलपमेंट, यानी कि जितना आपका कंटेंट है उसको आपने प्रैग्मेटिकली अडेप्ट किया। इसकी एग्जांपल मैंने आपके लिए एक खास तौर पे जो है वो डेवलप की है ताकि ये सारों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है, मेरे नज़दीक इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि दोज फ्रेंड्स एक्चुअली टॉक एंड वॉक योर वे। सो मैंने उसी चीज़ को पकड़ा और फिर मैंने ये कहा कि यार ये जो ब्रांड है इसको अब मैंने उसके तरीके से टॉक कराना है और उसकी तरीके से वॉक कराना है। सो मैंने एक एग्जांपल डेवलप किया है जिससे आपको और ज़्यादा इलस्ट्रेट हो जाएगा कि किस तरह से ये प्रैग्मेटिक कंटेंट डेवलपमेंट है क्या और ये डेटा ड्रिवन क्यों है। डेटा ड्रिवन इसलिए है कि जैसे हमने बताया कि सारा डाटा इकट्ठा किया, उसका एनालिसिस करके सेगमेंट्स किए, सेगमेंट्स के पर्सोनास बनाए, पर्सोनास के मुताबिक फ्रेमवर्क बिल्ड हुआ और अब हर पर्सोना के लिए कंटेंट बना रहा है, इसलिए ये डेटा ड्रिवन कंटेंट है, क्रिएटिव है। सो आप समझ लें कि ये क्रिएटिव डेवलप किया है हमने एक प्रोडक्ट का जो कि जैकेट, टी शर्ट और ट्राउजर है। अब मुख्तलिफ पर्सोनाज, वही लड़की जो कि DHA के अंदर रहने वाली लड़की है, 16 साल से 22 साल की लड़की, और वो टारगेट ऑडियंस है। अब कोई लड़की इस तरह की होगी, आर्ट स्कूल जाने वाली होगी, कोई बड़ी नर्ड टाइप पढ़ाकू चश्माटू किस्म की लड़की होगी, कोई बड़ी मॉडर्न क्लासिक लड़की होगी, कोई स्केट बोर्ड्स वाली जो है ज़रा वो बॉयश होगी, कोई लड़की ऐसी होगी जो कि बहुत पढ़ाकू है अगेन, कोई ऐसी होगी जो कि स्कार्फ लेती होगी, कोई ऐसी होगी जो कि मॉडर्न है, समवन कैन बी मोर फन, कोई इस तरह की होगी जो कि बिल्कुल स्पोर्टी टाइप है, कोई बड़ी हाई फैशन टाइप, कोई कंटेम्प्रेरी कंजर्वेटिव, मुख्तलिफ टाइप के पर्सोनाज हैं। सो अब ये अगर कंटेंट हमने 12 टाइप के पर्सोनाज के लिए डेवलप किया है, सो नाउ जस्ट इमेजिन कि जब ये वाला कंटेंट उनको हर एक को अपने अपने मतलब का कंटेंट दिखेगा तो वो रिलेट ज्यादा कर सकेंगे, वो उनको लगेगा यार ये तो ब्रांड मेरे जैसा है, बिल्कुल रिलेटेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन ये होगा कैसे? बिकॉज हमने तो हमेशा से ये देखा है कि एक आर्टवर्क बनता है, एक बिलबोर्ड डिज़ाइन होता है और वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में वही जगह जगह पे एक ही आर्टवर्क लगता है, उसमें हर कोई आने जाने वाले को एक ही आर्टवर्क दिखता है, वो किसी के मतलब का होता है, किसी के मतलब का नहीं होता। इवन के पाकिस्तान में डिजिटल स्पेस के अंदर भी जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है वो भी ऐसे ही हो रही है। इवन के अगर आप जो लोग एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से फेमिलियर लोग हैं, अगर हम देखें तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग आपको यही अलाउ करती है कि आपने एक बैनर लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मल्टीपल अडेप्ट करने हैं, फिर उनको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ टारगेट ऑडियंस को दिखाना है। लेकिन ये कैसे मैयर होगा? ये प्रोग्रामेटिक एड पुश के थ्रू पॉसिबल हुआ कि हमने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। सो प्रोग्रामेटिक एड पुश के थ्रू क्या होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल चेंज की है ताकि शू इंडस्ट्री के साथ भी थोड़ा सा रिलेट हो सके, कि अगर किसी को हील्स पसंद है तो उसको हील्स वाला वेरिएंट दिखेगा, अगर किसी को कॉन्वर्स पसंद है तो उसको कॉन्वर्स दिखेगा, और अगर किसी को टेक्सलेंस बहुत ऑक्सफोर्ड पसंद है क्लासिक, उसको वो दिखेगा। सो मुख्तलिफ किस्म के पर्सोनास को आपने जितना प्रैग्मेटिक कंटेंट बनाया है, मशीन लर्निंग के थ्रू प्रोग्रामेटिकली वो एड पुश हो सकता है। मशीन क्या करती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि वो इन सारे पर्सोनास का अक्रॉस द इंटरनेट बिहेवियर मैयर कर रही होती है। आप जहां जहां पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो सारे का सारा एक डेटाबेस, एक इनक्रिप्टेड सिस्टम के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, और ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर आप आज के ज़माने में आपका मोबाइल पास पड़ा हुआ है और दो तीन दोस्त 3 से 4 दफ़ा एक बात करते हैं तो आपको इमीडिएटली उसके ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। दैट्स ऑल मशीन लर्निंग। मशीन यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपके कंप्यूटर्स हर वक्त आपकी बात सुन रहे हैं। बहुत क्रीपी है लेकिन हो रहा है दुनिया में। सो इसीलिए एडवर्टाइजिंग की दुनिया का ये हिस्सा है। सो मशीन ये लर्न करती है कि यार ये यूज़र है और ये यूज़र सबसे ज़्यादा येलो कलर के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ये जो है ब्लू के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मशीन लर्निंग के थ्रू मशीन नए क्रिएटिव्स जनरेट करती है और जो कि हाइपर पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं पर्सनैलिटी के मुताबिक। सो इस सारी साइंस के थ्रू हमने 3 सालों में जो ब्रांड कंज्यूमर फ्रेंडशिप विन की है उसके थ्रू हमने बेहतरीन रिजल्ट पाकिस्तान के अंदर टेस्ट किए हैं, यानी कि 2x टॉप लाइन रेवेन्यू, फिर हमने रिटेंशन, फिर हमने क्लिक थ्रू रेट
और इस तरह के बेतहाशा KPIs जो कि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान में टेस्ट किए और अचीव किए। इसकी मैं कुछ डिटेल आपको अपने वन ऑफ द फेवरेट क्लाइंट्स निशात लिनन के CEO की परमिशन से आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल स्लाइड्स शायद आपको विजुअली नहीं दिखाऊंगा बिकॉज कुछ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनकी परमिशन से मैं आपको इसके हाइलाइट्स बताता हूँ। निशात लिनन, आई एम श्योर कि आप लोग सब लोग इस ब्रांड से फेमिलियर होंगे। मैंने और हमारी कंपनी ने 2016 में दोबारा इनके साथ एज एन एजेंसी काम शुरू किया और हमारा KPI सेट हुआ कि हमने ब्रांड को फ्यूचर प्रूफ करना है, कि ब्रांड की जो टारगेट ऑडियंस है या जो उस टाइम पे बायर है वो बहुत ओल्ड एज बायर था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद कम हो रही है। सो किस तरह से न्यू ऑडियंस को हम ब्रांड के साथ कनेक्ट करेंगे और किस तरह से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, फ्यूचर प्रूफ किस तरह से करेंगे ब्रांड को। और मैं वंस अगेन आई वुड लव टू थैंक द ब्रांड ऑनर्स एंड द ब्रांड टीम कि उन्होंने हमेशा एक ज़बरदस्त किस्म की विजन के ऊपर टेस्टिंग की है और रिस्क लिया है। हालांकि ये उस टाइम पे मुझे खुद भी नहीं पता था बिकॉज मैं 2013 से इसके ऊपर रिसर्च तो कर रहा था, बट प्रैक्टिकल कन्वर्जन जो थी इसकी वो अभी हाथ से नहीं हुई थी। सो निशात लिनन एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम इस सारी चीज़ के ऊपर अपने साइंटिफिक तरीकों से जो थ्योरी पढ़ी है उस सारे को टेस्ट करें और एक बड़े डेटाबेस के ऊपर टेस्ट करें। सो निशात लिनन हैज़ गॉट मोर देन 80 स्टोर्स अक्रॉस पाकिस्तान, UAE, UK, कनाडा, USA में टोटल तो 100 से ज़्यादा हैं। फिर ई-कॉमर्स है बहुत ज़बरदस्त किस्म की और ओवर 3,50,000 जो है वो कंज्यूमर का डेटाबेस एक मौजूद था। सो उसके ऊपर जब हमने काम शुरू किया, सो हमने विद इन 3 years ब्रांड का टॉप लाइन रेवेन्यू 2x ग्रो किया। हमने ई-कॉमर्स की ग्रोथ 10.7x की। सबसे जबरदस्त KPI जिसको हमने विन किया, जिसके ऊपर मैं बहुत मुझे लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, दैट इज रिटेंशन रेट 64.1%। यानी कि एक कस्टमर आपने जिसको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से एक्वायर किया, वो उसने दोबारा आपसे मल्टीपल दफ़ा शॉपिंग की विदाउट एडवर्टाइजिंग एफर्ट। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि 64% हमारा रिटेंशन रेट हुआ विद डिक्रीज इन एडवर्टाइजिंग बजट फ्रॉम 10.4% टू 3%। यानी कि ना सिर्फ हमारा एडवर्टाइजिंग बजट हमने रिड्यूस किया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन पैदा किया और अपना रिटेंशन रेट जो कि दुनिया का बेंचमार्क कुछ 24 से 27% का है, हम उसको 64% पे ले गए। किस तरह से ये हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हुआ कि वी टॉक्ड एंड वॉक्ड देयर वे। हमने उनके मतलब की बात की, हमने नई जनरेशन के साथ कनेक्ट किया, नई जनरेशन की मतलब की चीज़ें जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिखाई। हमने ब्रांड का एक रिलेशन, एक फ्रेंडशिप पैदा की, हमने ब्रांड को ट्विन कराया। सो वो जो टारगेट सेट किया था कि ब्रांड को ट्विन कराना है, उसमें आर्ट ने और साइंस ने दोनों ने हिस्सा लिया। क्रिएटिविटी जो मैंने आपको थोड़ी दिखाई और साइंस जिसका मैंने जिक्र किया कि किस तरह से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के थ्रू, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपका क्रिएटिव जो है राइट ऑडियंस को पुश किया जा सकता है। सो देखते हैं कि हमने किया क्या। हमने ब्रांड के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को विजुअल्स का हिस्सा बनाना शुरू किया, प्राइमरी सेगमेंट्स। हमने फिर जेन जी के जो कि हाइपर पर्सनलाइजेशन के शौकीन हैं, हर जेन जी के पर्सोना को विजुअल का हिस्सा बनाया। ना सिर्फ उनको विजुअल का हिस्सा बनाया बल्कि उसकी रिलेटेबिलिटी डेवलप करने के लिए हमने प्रैग्मैटिक एड, प्रैग्मैटिक बिलबोर्ड्स, प्रैग्मैटिक कमर्शियल्स, हर चीज़ को प्रैग्मैटिक किया, डिजिटल स्पेस में भी और कन्वेंशनल मीडिया के अंदर भी। KPK के अंदर पश्तो, सिंध के अंदर सिंधी, कोयटा के अंदर कोयटा की पश्तो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में उर्दू, इंग्लिश, मुख्तलिफ तरह का प्रैग्मैटिक कंटेंट हमने रन किया, जिसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। फिर हमने मिलेनियल्स के और जेन ज़ी के डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट किया, जैसे कि हमारा वन ऑफ द बिग सेगमेंट वाज यंग वर्किंग मॉम्स। हमने उनके लिए कंटेंट डेवलप किया, हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कंटेंट डेवलप किया, फिर हमने स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट डेवलप किया। और ये सारा कंटेंट ना सिर्फ डेवलप करके उसको एब्रप्टली या बिल्कुल रैंडमली बहुत सारी कंपनीज की तरह सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना शुरू किया, बल्कि उसकी प्रोग्रामेटिक
एड पुश करना शुरू किया, उसको प्रोग्रामेटिकली राइट ऑडियंस तक पहुंचाया। बिकॉज अगर ये वाला कंटेंट जो कि बहुत यंग मॉडर्न होगा, अगर हमारी कोई 50+ या 60+ एज ग्रुप देखेगा तो शायद वो इसके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा, और इवन के हो सकता है कि उनको ये अच्छा ही ना लगे। सो इसी तरह से ये वाला जो कंटेंट है वो इन बच्चियों को तो नहीं अच्छा लगेगा। सो द पॉइंट इज, ना सिर्फ आपको प्रेगमेटिक कंटेंट डेवलप करना है बल्कि उसको प्रोग्रामेटिकली राइट व्यूअर को दिखाना है। फिर ट्रैवलर्स, वो लड़कियां जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सैर और फन करना चाहती हैं, वी शोड देम कि आप शलवार कमीज और पाकिस्तानी लड़की भी बड़े मॉडर्न तरीके से और बड़ी मॉडर्निज्म शलवार कमीज के अंदर भी आ सकता है, तो वो भी बाहर जा सकती है और वो भी शलवार कमीज के अंदर भी पैराग्लाइडिंग कर सकती है, वो शलवार कमीज के अंदर भी जो है वो बाइक चला सकती है। सो वी डेवलप्ड ऑल दिस कंटेंट। आज का जो की टेक वे है, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 टिप, वॉक देयर वे, टॉक देयर वे। नंबर 2 टिप, यू हैव टू कंबाइन साइंस एंड द आर्ट्स। अब वो जो साइंस और आर्ट का आपस में कंट्रीब्यूशन है, अगर आप नील्सन की स्टडी जहन में लाएं कि अगर वो कहता है कि 47% क्रिएटिव का कंट्रीब्यूशन है और 53% साइंस का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ एक क्रिएटिव एजेंसी हैं और आप क्रिएटिव ऐसा ब्रांड है जो क्रिएटिव के ऊपर बड़ा फोकस करता है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ 47% पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहा है। और अगर कोई ऐसा है जिसका बिलीव ये है कि यार मैं बड़ी ज़बरदस्त मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूँ, क्रिएटिव इतना मैटर नहीं करता, एड बड़ा, आपके इंप्रेशन ज़्यादा होने चाहिए, आपके नंबर ऑफ इंप्रेशन ज़्यादा होने चाहिए, तो इसका मतलब है वो सिर्फ 53% के ऊपर बिलीव कर रहा है। व्हाट वी डिड, हमने फुल थ्रॉटल 100% प्रोबेबिलिटी में से मज़ा चखा। सो आपको भी आर्ट और साइंस दोनों को मर्ज करना है, इसीलिए मेरी पूरी रिसर्च और आज की जो ट्रेनिंग है वो डेटा ड्रिवन क्रिएटिव एंड मार्केटिंग के ऊपर है। सो की टेक अवेज क्या है आपके लिए कि क्रिएटिविटी क्या करती है? क्रिएटिविटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है और रिलेटेबल कंटेंट पैदा करती है। एडा मार्केटिंग का, हम मार्केटिंग में सारे लोग, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सो जो अट्रैक्शन पहला स्टेप है जहां से व्यूअर अट्रैक्ट होता है, वो क्रिएटिविटी पैदा करती है। इसीलिए क्रिएटिविटी की इतनी ज्यादा अहमियत है कि आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी व्यूअर को अगर वो विजुअल आपका क्रिएटिव नहीं है। फिर क्रिएटिविटी आपको हेल्प करती है रिलेटेबल कंटेंट डेवलप करने के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया पर्सोनास के मुताबिक किस तरह से एक ही लड़की के 12 वेरिएंट्स हमने डेवलप किए जो कि एड बाइंग और कंटेंट डेवलप प्रोग्रामेटिक कंटेंट पुश के अंदर इस्तेमाल हुए। फिर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एस्थेटिक्स। क्रिएटिविटी का एक फॉर्मूला है, लेकिन एस्थेटिक जो है ना एक ओवरले है। एस्थेटिक की साइंस डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हम ये कहते हैं कि यार अच्छे एस्थेटिक्स हैं, बुरे एस्थेटिक्स हैं, लेकिन बुरे एस्थेटिक्स क्या हैं और अच्छे एस्थेटिक्स क्या हैं, बहुत लोगों के लिए ये मुश्किल है उसको डिफाइन करना। लेकिन इसकी मिसाल आप ऐसे देख लें कि रोज आपके ईमेल में, इनबॉक्स में कई ईमेल्स ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल स्पैम होती हैं, और वो आप स्पैम फोल्डर पे ना भी जाए ना, आप उसको विजुअली देखते हैं तो आप डिलीट कर देते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो एस्थेटिकली इतनी बुरी होती है कि आपको वो नकली लगती है। वाइल इफ देयर इज अ वेरी नाइस डेलिकेट डिजाइन ऑफ एप्पल की इनवॉइस, वही एप्पल की इनवॉइस जो कि ऑथेंटिक होगी या ओरिजिनल होगी, वो आप देखेंगे आपको देखते साथ ही बिलीव आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने चीट करके एप्पल की इनवॉइस भेजी है तो वो भी आपको देख के पता चल जाता है यार ये तो नकली है। उसमें वो क्या चीज ऐसी है जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व होती है नकली और असली साबित करने में, वो होती है एस्थेटिक। सो एस्थेटिक्स एक ओवरले है जो कि क्रिएटिविटी के साथ साथ चलता है। फिर तीसरी चीज है साइंस। साइंस वी यूज्ड इट फॉर डेटा क्रंचिंग, सेगमेंटेशन, हाइपर पर्सनलाइज्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एड्स टारगेटिंग। सो मार्केटिंग के अंदर अब साइंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी जी कहानी हमारी सारी डेटा ड्रिवन क्रिएटिव और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग की केस स्टडी भी और ट्रेनिंग की भी। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं इस स्पेस के अंदर डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, आर्ट और एस्थेटिक्स के बारे में, हमारे एनेबलमेंट प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एनेबलमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अपडेट्स लेने के लिए काइंडली सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब चैनल जो कि गुड्डू शानी के नाम से ही है। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट guddushaani.com, जहाँ पे आप सब्सक्राइब के बॉक्स के अंदर अपना ईमेल एंटर करें और अपने आप को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको हर एक्टिविटी के बारे में अपडेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।